नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कल मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया। प्रदेश के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर दिया। लंबे वक्त से इसकी मांग की जाती रही। दरअसल कुछ त्रुटियों की वजह से कई जातियां अब तक इस सूची से बाहर थीं, जिसमें उन्हें एसटी वर्ग को मिलने वाले तमाम योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे थे, वंचित रहना पड़ रहा था। अब जैसे ही मांग पूरी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी इसे केंद्र और अपनी उपलब्धि बता रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यह उनकी प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के पत्रों में किए गए आग्रह के बाद संभव हुआ। यानी इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में अब श्रेय की सियासत भी गर्मा चुकी है। इस पर क्या दोनों पक्षों के तर्क हैं? आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन? आखिर इस मुद्दे पर बार बार क्यों एक जंग सी छिड़ जाती है, बहस छिड़ जाती है? इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों से दो बहुत ही कद्दावर नेता हैं। शिषपाल सोरी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार विधायक महोदय, और केदार कश्यप साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों का इस चर्चा में स्वागत है। सीधे आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। मामला क्या है? छत्तीसगढ़ में कुल अधिसूचित 42 जनजातियां इस समय है और उसमें से 11 में पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं। देखिए, इसका श्रेय तो मैं मानती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को ही दूंगी। ये उनका ही निर्णय से ये 12 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटि जो थी, जिसको उसका लाभ नहीं मिल रहा था, आपने उसका निदान कर दिया और जिसके कारण आज वो सही मायने में उनको न्याय मिला है जनजातियों को। और इस तरह छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को केंद्रीय कैबिनेट ने एसटी वर्ग यानी अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल कर दिया। इस पर प्रदेश की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया। ये मांग काफी लंबे वक्त से की जाती रही, जो अब पूरी हो चुकी है। फैसला आते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लाभान्वित होने वाले समुदायों को बधाई दी और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। वहीं वर्षों पुरानी इस मांग के पूरा होते ही इस पर श्रेय की सियासी होड़ भी दिखाई दी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैंने इस बारे में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को पत्र लिखा था। भाजपा ने कहा कि केंद्र में यूपीए की सरकार रहते हुए कांग्रेस कभी ये काम नहीं करवा पाई। वो भूल गए थे। ये तो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने मोदी जी से जब हम लोग मिले थे, हमारे अनुसूचित जनजाति के हमारे कार्यकर्ता बंधु प्रमुख लोग गए, अर्जुन मुंडा ने पहल की, उसके बाद ये इस स्टेज में आया कि कैबिनेट का डिसीजन हो गया। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल तक प्रदेश में सत्ता पर काबिज रहे रमन सिंह इन समुदायों की मात्रात्मक त्रुटि तक को नहीं सुधरवा पाए। प्रदेश सरकार की तरफ से खुद मुख्यमंत्री ने इस बाबत पत्र लिखा और केंद्र से समस्या को हल करने के लिए कहा। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। वैसे वार पलटवार का सिलसिला सोशल मीडिया पर अब भी जारी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को ट्वीट कर भाजपा को आईना दिखाते हुए दावा किया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 11 फरवरी 2011 को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की 12 जातियों को एसटी वर्ग की सूची में शामिल करने का आग्रह किया था। अब ये श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन राज्य सरकार ने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके उनकी कस्टम को, उनकी परिस्थितियों को, उनकी संस्कृति को, ये टीआरआई जब रिसर्च करता है तो राज्य सरकार ने जब अनुशंसा किया उसके बाद ही केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। दरअसल प्रदेश में कुल 90 में से 29 आदिवासी बहुल्य सीटें हैं, जिनमें मौजूदा वक्त में 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जबकि भाजपा के पास मात्र 2 सीटें हैं। ऐसे में 2023 की तैयारी में जुटे दोनों पक्ष आदिवासियों का हितैषी होने का दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। यानी आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन, ये बहस फिलहाल थमने वाली नहीं है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
चलिए, सबसे बड़ी बात यह कि उन तमाम वर्गों को, समुदाय के लोगों को वाकई राहत मिली होगी जो अब तक इस लाभ से वंचित रहे हैं केवल कुछ त्रुटियों की वजह से। अब उनको इसका लाभ मिल पाएगा, लेकिन अब इसका क्रेडिट किसके खाते में जाए, इसे लेकर एक बहस छिड़ गई है। क्या दोनों पक्षों के तर्क हैं, सीधे दोनों पक्षों के नेताओं से ही पूछते हैं। शिषपाल सोरी साहब, इस वर्ग की समस्याओं से जो त्रुटियां थी, उससे त्रुटियां दूर कैसे की जा सकती हैं? उस प्रक्रिया से आप हर एक पहलू से अच्छी तरह से वाकिफ हैं, भली भांति परिचित हैं। किसका प्रयास था और किसके प्रयासों से कामयाबी मिली, अब इस पर बहस है, ये क्यों? पुनीत जी, संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार की अपने दायित्व है, केंद्र सरकार के अपने दायित्व। तो ये जो बड़ा दायित्व होता है राज्य सरकार की, तो वो ये होता है कि इनके जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसमें इसको सक्रिय करके इसमें मानव शास्त्री रहते हैं, समाज शास्त्री रहते हैं, और इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं वो रहते हैं, और वो इस तरह के प्रकरणों का निराकरण करते हैं कि मात्रात्मक त्रुटि हुआ है, पर अगर एक ही जाति के हैं, एक भाई का अगर गलती से किसी पटवारी के लिखने से, किसी के और लिखने से आज से 40-50 साल पहले, या उच्चारण संबंधी दोष होने की वजह से एक ही शब्द को कोई दूसरे भाषा में, बंगाली भाषी कुछ अलग बोलता है कुछ, तो वो उसको टीआरआई जो है ये करता है कि ये एक ही समुदाय के लोग हैं, ये मात्रात्मक या उच्चारण संबंधी दोष के कारण उसके नाम कुछ अलग लिखाए गए हैं। तो ये राज्य शासन की जवाबदारी होता है, पर ये इतने कह देने से राज्य शासन पर वो ये लागू नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये लागू करने के अधिकार, संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार को है। इसलिए ये केंद्र सरकार को भेजा जाता है टीआरआई की रिपोर्ट के साथ। और ये कह रहे हैं कि 70 साल में नहीं हुआ, ये 70 साल में विवाद ही नहीं आया था। इनको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि कोई भी जातियां शामिल ना हो, जो जातियां अधिसूचित है, वहीं से शुरू हुआ कि ऐसे लोग जो सही में उस जाति के हैं किंतु मात्रा संबंधित त्रुटियों के लिए अगर कुछ अंतर आगे है तो इसमें क्या होंगे, तो ये नया विवाद शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत पुराना है। हमने इसको लेके सर्व आदिवासी समाज ने बहुत आंदोलन किया। अभी जो ये लेने की बात कर रहे हैं वो 19 फरवरी 2012 को मैं याद दिलाना चाहूंगा। ये हमारे 15 सूत्री मांग में ये भी मांग शामिल था, जिसमें मात्रात्मक त्रुटि के लिए इसको सुधार करने की ये राज्य शासन पहल करे। और उस समय 50,000 के लगभग आदिवासी रायपुर में इकट्ठे हुए थे, जिसपे ये बीजेपी सरकार ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया था, आंसू गैस के गोले फेंके गए थे और सैकड़ों लोग आदिवासी वहां अपने चोट आई थी। लेकिन शोरी साहब ये बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि यूपीए जब सरकार थी तब आपके प्रयास क्यों नहीं हुए, ये तब भी आप करा सकते थे। वही मैं बता रहा हूं ना कि ये दिक्कतें कहां से शुरू हुई। पहले सबके मिल रहे थे, ऐसा नहीं है, और वो दिक्कतें नहीं थी। और तो और जो सतनामी समाज के हैं वो प्रायवची सब हो या ना हो, पर ये जो सूर्यवंशी लिखा गया उसको भी स्वीकार करके जब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था तब हुआ। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आए और उसमें ये कहा गया कि भाई इसमें अब कोई एडलेस नहीं होगा। अब इसमें दिक्कत कहाँ आई कि जब इस तरह के उच्चारण संबंधी या मात्रात्मक त्रुटि की वजह से ये बात आई कि एक भाई सही में उसको लाभ मिल रहा है, दूसरे भाई को नहीं मिल रहा है, इसके लिए ये व्यवस्था बनी है। और टीआरआई में तो उनके समय कोई डायरेक्टर हुआ नहीं करता था। अगर ये इतने ही अगर होते तो सबसे पहले जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इस काम को देखता है, उसमें जो वैज्ञानिक होने चाहिए, ये अगर होंगे तब तो होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार सत्ता में आता, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ट्वीट्स भी इस पर किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमने पत्र लिखा था,
हमने प्रधानमंत्री जी से मिलकर आग्रह किया। ये तो 15 साल में लिख सकते थे ना, प्रस्ताव भेज सकते थे और विधिवत प्रस्ताव भेज सकते थे। मैंने कहा ना, इनकी नियत ही नहीं थी। और 2012 में जो बर्बरता पूर्वक इन्होंने लाठीचार्ज किया था, 75 हमारे आदिवासियों को, शीर्ष नेताओं को उन्होंने बंद कर दिया था और पूरे जिलों में गिरफ्तारी शुरू कर दिया था। तो ये इस तरह के जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं, आज ये मसीहा बने फिर रहे हैं। तो अगर ये 15 साल नहीं कर सके तो ये क्यों नहीं स्वीकार करते? अब जब यहाँ के प्रस्ताव पे ही तो होता है ना, जैसे कहा कि राज्य सरकार के भी दायित्व होते हैं, केंद्र सरकार के भी दायित्व होते हैं, पर राज्य सरकार के दायित्व इसलिए ज्यादा होते हैं कि मौके पे जाके जांच करना। टीआरआई में पुलिस के भी अधिकारी होते हैं, मानव शास्त्री होते हैं, समाज शास्त्री होते हैं, नृत्य शास्त्री होते हैं। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका अध्ययन करके विधिवत प्रस्ताव भेजते हैं। ये रमन सिंह के लिख देने से, मेरे लिख देने से नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री जी हमारे जो है संवेदनशीलता पूर्वक इसको उन्होंने कहा और पूरी जांच हुई, पूरी रिपोर्ट। चलिए केदार जी लगातार इस बात को सुन रहे हैं। केदार जी, अपनी बात आप रखेंगे, आप अपनी बात इस पर क्या कहेंगे? ये श्रेय, पहला सवाल तो ये कि श्रेय होना क्यों चाहिए? इस पर को लाभ मिलना चाहिए था, दूसरा एक दूसरे पक्ष के ऊपर कि हमने प्रयास किया, ये होड़ क्यों है? केदार जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही है, आप बताएं। जो कुछ भी शिषपाल जी ने कहा, एक पूरा इतिहास बताया कि तब ये समस्या नहीं थी जिस वक्त से आप शुरू कर रहे हैं, जिस वक्त मेरी आवाज आ रही है, पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है जी, सुन पा रहे हैं, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। अपनी बात रखें सर। कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक रहा। देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने बड़े संवेदनशीलता के साथ में हमारे छत्तीसगढ़ सहित पूरे 5 राज्यों के आदिवासियों के विषय को उन्होंने कैबिनेट के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की। ये हमारे यहाँ के 12 जनजातीय समुदाय के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और इस पर कांग्रेस की सरकार अभी केवल और केवल औपचारिकता निभा रही है कि हमने ये प्रयास किया, जबकि इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने भी प्रयास किया था। मैं स्वयं मंत्री साहब, मैंने भी प्रयास किया था। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे कहते हैं माननीय साथी से कि इन्होंने जब कहते कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कितनी बार प्रयास किया, कितनी बार कहते हैं वहां पर कहते सोनिया गांधी से मिले या फिर राहुल गांधी से मिले या फिर कहते हैं मनमोहन सिंह जी से मिले। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के से कहते हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे माननीय नंद कुमार काय जी, हमारे यहाँ के राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, माननीय रामीचार नेताम जी और स्वयं हम सभी जाकर के उन हमारे मंत्रीगणों से मुलाकात की और इसके संदर्भ में हम लोगों ने जी केदार जी इन सारी बातों के उत्तर शौरी साहब ने दिए हैं। शौरी साहब, आप अभी उत्तर दें, क्यों नहीं मिले और क्यों प्रयास नहीं किए? अरे भाई, राजनीतिक भाषण देने से कुछ नहीं होता। हम तो तथ्यों के साथ कह रहे हैं ना। ये मामला जब पहले था अनडिवाइडेड भोपाल में, तब स्थिति नहीं थी अपने मध्य प्रदेश में। ये दिक्कतें राज्य जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं 2001 में, उसके बाद से ये शुरू हुआ है और तब से इनके पास पूरे अवसर थे 12 साल में। ये कहे ना कि प्रस्ताव इन्होंने विधिवत कब भेजा, जब हमारे 2001 के बाद से दिक्कत आई और उसके बाद आपके पास सारे प्रयास करने के अवसर थे। केदार जी, 2001 के बाद लगातार हमने केंद्र सरकार से लगातार इसमें मार्गदर्शन मांगा, इसमें हम लोगों ने चाहा, क्योंकि ये कोई कहते हैं हम अलग से जाति बनाने की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये ध्वनात्मक और शब्दात्मक और मात्रात्मक त्रुटि थी और उस त्रुटि को कहीं न कहीं से हम लोगों को इसमें अनुमति मिलनी चाहिए थी। लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी थी और वो नहीं चाहती थी कि आदिवासियों के साथ। ठीक है शौरी साहब, केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने नहीं चाहा। पुनीत जी, मैं ये अभी मैं इस आपको केदार भाई बैठे हैं, बड़ा जवाबदार देता है। ये कब उन्होंने विधिवत प्रस्ताव भेजे थे ये बता दें, दूध का दूध पानी हो जाएगा। जी केदार जी, बताएंगे कब भेजे आपने विधिवत प्रस्ताव? विधिवत प्रस्ताव अलग अलग डेट में भेजा गया, प्रत्येक उसमें हमने कभी
2012 में भेजा, 2014 में भेजा, 2016 में भेजा, लगातार हम लोगों ने चलते हैं इसका हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा। उसके पहले भी 2009 में भी हम लोगों ने इसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस सरकार में वहां पर सुनवाई करने वाला, मैं इनसे पूछना चाहता हूं ना, ये बोल रहे हैं कि भूपेश बघेल जी के कारण से हुआ है, तो भूपेश बघेल जी कब कहते हैं वहां पे केंद्र कहते हैं प्रधानमंत्री जी से मुलाकात किए, ये बताए ना वहां पर कहते हैं। मनमोहन सिंह जी तो थे उस समय में, तब हमारे कहते हैं आदिवासी समाज की चिंता नहीं किए, तब इनका प्रतिनिधिमंडल को जाने की बात नहीं किया। अरे 2014 के बाद से तो आपके मोदी सरकार है ना, 2014 से आज कितने दिन हो गए? हाँ, अगर ये इतनी संवेदनशील 2014 के बाद ही माननीय मोदी जी के हाथों में ही ऐसे होना सुनिश्चित हुआ जिसमें राम मंदिर का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला हो, और अब जा करके हमारे जनजातीय समाज का मामला हो, ये मामला कैसे निराकरण हुआ है तो हमारे माननीय मोदी जी के कारण से हुआ। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए। इससे पहले भी हम लोगों ने 2017 में। चलिए अब एक तथ्य के साथ लौटेंगे केदार जी। धन्यवाद देने की अगर बात है तो मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके धन्यवाद दिया, तमाम लोगों ने कहा केंद्र सरकार का, और जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, कैबिनेट का फैसला है, उसका धन्यवाद। लेकिन चूंकि प्रदेश में एक संघीय व्यवस्था में प्रदेश में जिसकी सरकार है उसकी तरफ से अगर कोई प्रयास या उसके कार्यकाल में अगर कोई प्रयास कामयाब रहा है तो क्या उनको इस धन्यवाद का या उस हम कहें उसकी क्रेडिट का एक हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए तो क्यों नहीं मिलना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए तो हम बात कर रहे हैं जिन लोगों को लाभ मिला एक लंबे प्रयास और लंबे अंतराल के बाद। ये जो प्रयास कामयाब हुए, अब किसकी कोशिश से ये प्रयास कामयाब हुए, इसको लेकर के भी एक बहस छिड़ गई। केदार जी, केंद्र में बैठी हुई सरकार को, कैबिनेट को इस कदम के लिए सबने धन्यवाद दिया। चूंकि एक संघीय व्यवस्था का आप हिस्सा हैं तो प्रदेश सरकार ने प्रयास तो किए होंगे, प्रक्रिया लंबी चली, अपनी तरफ से प्रक्रियागत उनके पास में भी पत्र दिखाने के लिए, उनको फिर क्रेडिट देने में दिक्कत क्या है? देखिए, हमने लगातार जब हमारी सरकार थी हमने पत्र व्यवहार किया। 2017 में, दिसंबर 2017 में हमने यहाँ के 22 जनजाति जिनके शब्दात्मक, ध्वनात्मक या फिर मात्रात्मक जो त्रुटियां थी जिसके कारण से हमारे समाज के लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको, और उसके अलावा अनुसूचित जाति के 5 हमारे ख्याल से जाति समुदाय को, जिनको इसके कारण से, क्योंकि उच्चारण में उसी होने के कारण से, जैसे हम यदि सावरा की बात करें तो सावरा को यदि हम स्पेलिंग में लिखते हैं तो SANWARA ऐसा हम सावरा लिखेंगे, तो यदि हम उसको पढ़ना चाहें तो सलवारा भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे जो मामलों को हम लोगों ने अंग्रेजी के जो वो है उसके आधार पर उनके हमने जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया चालू की। लेकिन उसके बाद जब हमारी सरकार चली गई तब उसमें एक कोर्ट में स्टे आया। उस स्टे को वेकेट कराने के लिए कांग्रेस का अभी तक एक भी व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, प्रतिनिधि वहां पर जाकर तैयार नहीं हुआ। तो उसके कारण से हमारे इन लोगों को उसका लाभ भी से भी वंचित होना पड़ा। तो ये लोग बात करते हैं कि करते हैं हम, पर पत्र तो ट्विटर के ऊपर वो भी दिखा रहे हैं, जैसे बीजेपी दिखा रही, ऐसे कांग्रेस पार्टी ने भी वो एक पत्र दिखाया कि हमने अमुक अमुक तारीखों को केंद्र को लिखा है, प्रधानमंत्री को लिखा है और केंद्रीय मंत्री को लिखा है, उनका ध्यान इस तरफ लेकर आए। आपने भी मुहिम चलाई होगी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। देखिए, ये बड़ी केवल नाखून काट करके अपने आप को शहीद बताने की बातें हैं, और ये शोरी साहब उत्तर दें इस बात का, जो एक पॉइंट रखा है अदालत में पक्ष नहीं रखा, ये तो अपने आप को ये सोच करके अदालत में मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि इनको कहते हैं ये जो अंग्रेजी और हिंदी की जो बात है, ये अभी 1 साल पहले 2021 में ये हमारे सरकार ने आदेश जारी किया है कि इसको अंग्रेजी, हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी उसके जाति का जो उल्लेख है अंग्रेजी में कर दिया जाए, ताकि इस तरह के जो उच्चारण संबंधी बातें हैं वो उसमें खत्म हो जाए। उस आधार पे ये प्रमाण पत्र आज भी मिल रहे हैं। केदार जी को मैं बताना चाहूंगा, उस पत्र की मैं कॉपी भी भेज दूंगा केदार जी को। तो ये कहना कि नहीं हुआ। दूसरा, अगर ये केंद्र सरकार 22 जनजातियों का आपने स्वीकार किया, 5 अनुसूचित जनजातियों का, और इन्हीं के एरिया में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति है, के लोगों सबको गुमराह करने वालों, ये महाराजा कब होगा? चलिए अब एक छोटे से अंतिम सवाल के ऊपर में आता हूं। आदिवासी के हित की बात केदार जी,
आरोप ये भी लग रहा है कि आदिवासी वर्ग की जितनी सीटें हैं छत्तीसगढ़ में मात्र 2 छोड़ दिया जाए तो बाकी के ऊपर बीजेपी काबिज नहीं हो पाई थी पिछली बार, और इसीलिए अब की बार इस तरह के फैसले कर रहे हैं और उसका पूरा क्रेडिट भी खुद लेना चाह रहे हैं। ये आरोप नहीं, देखिए हमारी पार्टी आदिवासियों की हित की रक्षा करने वाली पार्टी है और उसके कारण से बड़े बड़े निर्णय लेती है। देश के सर्वोच्च पद पर आज राष्ट्रपति के चुनाव पर चलते हैं। हम लोगों ने इन लोगों से मांग की थी कि यहाँ पर चलते हैं राष्ट्रपति जी का के लिए अपना वोट बहुमूल्य वोट दें, लेकिन इन लोगों ने नहीं चाहा कि वहाँ पर आदिवासी। ठीक है, शौरी साहब से भी मैं ये पूछता हूँ, शौरी साहब, इन लोगों ने ये क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है जबकि राज्य में आप बैठे हैं, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? इससे पहले भी तो आपने राष्ट्रपति बनाया था और कितना आपने एससी का भला किया, सब देख रहे हैं। जो एससी की सबसे बड़ी नेत्री थी उसको आपने नेस्तनाबूद कर दिया। ऐसी चाल मुझे तो यहाँ भी दिखाई पड़ता है। आदिवासी समाज को आप नष्ट करेंगे केवल ये कह के कि आपके 5वीं पास वाले को आप लोगों ने राष्ट्रपति बनाया था, नहीं चलेगी। 5वीं पास करने वाले को राष्ट्रपति की हालत हम लोग देख चुके हैं आपकी सरकार में। ये 10 हमने आपकी सरकार में राष्ट्रपति का देखा हालत देखा है। महाराज सोनिया गांधी जी के पास में वो खड़े रहते थे, सोनिया गांधी जी बैठे रहती थी, ये स्थिति थी। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रपति का किसने लिखा था उसका क्या होता था, अगर आप देश देखता था। चलिए ठीक है, सवाल सीधे सीधे थे, जवाब भी आप लोगों की तरफ से दिए गए और बड़े साहस के साथ दिए गए। जनता पर और खास तौर पर उस वर्ग के लोगों के ऊपर छोड़ते हैं जिनको अब लंबे समय के बाद इसका लाभ मिलेगा। किसने प्रयास किया, कितना प्रयास किया, मेरे ख्याल से शायद उन वर्गों के लोग बहुत बेहतर समझते होंगे जिनके हक के लिए दोनों पक्ष आज अपनी अपनी बात इस मंच पर रख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का चर्चा में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।